नमस्कार, स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी के निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है। योगी सरकार ने कहा इस याचिका में कि तुरंत चुनाव कराने का जो आदेश हाईकोर्ट का आया है उस पर विचार किया जाए, क्योंकि योगी सरकार पहले ही कह चुकी है कि पहले निकाय चुनाव में ओबीसी पर आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव होगा, जबकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि तुरंत चुनाव कराया जाए और इसी फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी में आरक्षण पर सियासी आग जबरदस्त तरीके से हर तरफ फैली हुई है। आप बता दें आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने से पहले योगी सरकार ने एक आयोग का गठन भी कर दिया है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सरकार को सौंपेगा। सरकार रिपोर्ट को वेरीफाई करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। योगी सरकार के फैसले के साथ ही यूपी में पॉलिटिकल जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार की मंशा ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की है। अखिलेश ने कहा कि आज पिछड़ों का हक छीना गया है, कल दलितों का हक छीना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव को जवाब दिया योगी सरकार ने। यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तत्काल कुछ घंटों में आयोग का गठन कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हकों के साथ हैं। उनके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे और चुनाव शीघ्र हो। उत्तर प्रदेश की जनता को नए स्थानीय निकायों में नए इलेक्टेड लोग मिले, इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन शीघ्र से शीघ्र सौंपेगा। एक एसएलपी भी फाइल करी जा रही है। एसएलपी में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर हम काम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। अभी आपको कुछ घंटों में जानकारी मिल जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सुनील सिंह साजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीएसपी। चितरंजन गगन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आरजेडी। और अरविंद वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी आर के। सुनील सिंह जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज ओबीसी का आरक्षण छीना गया है, कल दलितों का आरक्षण छीना जाएगा। तो क्या वो भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं अपने इस बयान के जरिए कि आरक्षण छीन लिया गया है आपका, आपको कुछ करना चाहिए? नहीं, कौन हिंदू? आप हिंदू की बात कर रहे हैं या पिछड़े और दलित की बात कर रहे हैं? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वो भड़काने के लिए नहीं कहा है, वो समझाने के लिए, सजग करने के लिए, चेताने के लिए और प्रमाण के साथ कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 17 में, तो पुलिस भर्ती हो चुकी थी, रिजल्ट एक बार निकल आया था। वो रिजल्ट रोक करके 1700 से अधिक जो पुलिसकर्मी बन गए थे पिछड़े और दलित। आप हिंदू कहकर के उनको गुमराह मत करिएगा।
पिछड़े और दलित, उनको योगी सरकार ने, उनको बीजेपी की सरकार ने घर बिठाया है। हमारे नेता ने पूछा कि शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण क्यों छीन लिया? बीजेपी के पास कोई जवाब है? जितने विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने ओबीसी एससी के वीसी हैं? जो प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं या जो प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, उनमें कितने प्रोफेसर हैं? या जो जिले में न्यायालय में सरकारी वकील बनते हैं, उसमें कितने ओबीसी एससी हैं? जब नौकरी देने का, रोजगार देने का मौका आता है बीजेपी को, तो ये ओबीसी और एससी का नुकसान करते हैं। जब आरक्षण देने का मौका आया तो आरक्षण छीनने की साजिश करते हैं। लेकिन जब वोट लेने का मौका आएगा तब कहेगा आप ओबीसी एससी नहीं हैं, आप हिंदू हैं। तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, नौकरी देने का मौका मैं इसका जवाब शलभमणि त्रिपाठी से ले लूंगा, तब भी आप हिंदू मानो। सुनील जी, मेरा सवाल यह है कि निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले को पूरे ओवरऑल आरक्षण से कैसे जोड़ सकते हैं आप? क्या यह गुमराह नहीं किया जा रहा लोगों को? आप बोले आरक्षण ही खत्म हो जाएगा? नहीं, हाँ नहीं, अच्छा सवाल किया। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, जो सरकार पिछड़े और दलितों को नौकरी छीन सकती है, अवसर छीन सकती है, वो निकाय चुनाव में आरक्षण छीनना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य ही है पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लेना। आरक्षण से इतना परेशान होते हैं ये लोग, और मैं सच बता रहा हूं, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई सरकार, जब भी ओबीसी एससी का कोई नुकसान कर पाते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं, ये अपने घरों में जश्न मनाते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता समझिए आप। और आज सरकार कह रही कि हमने आयोग का गठन कर दिया है, कल क्या कर रही थी? ये इसी सरकार की जिम्मेदारी थी कि आयोग का गठन करके सर्वे करा करके आरक्षण दे दे। ये सरकार क्यों फेल हुई? ठीक है, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। शलभमणि त्रिपाठी है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। सुनील जी, हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दाखिल किया याचिका और कहा है कि इस फैसले पर विचार होना चाहिए। बाकी आपके सवालों का जवाब कि बीजेपी कितनी आरक्षण विरोधी है, मैं इसे पूछ लेता हूं शलभमणि जी से। शलभमणि जी, ये कह रहे हैं आपने तैयारी नहीं की, आपने आयोग पहले बना लिया होता, आपने रिपोर्ट 2017 की जगह अभी लेटेस्ट बनाया होता तो आपको कोर्ट से झटका नहीं लगता और हाई कोर्ट इस फैसले पर नहीं पहुंचती। चूंकि आपकी तैयारी नहीं थी इसलिए यह फैसला लेना पड़ा, आप आरक्षण विरोधी हैं। विवेक जी, जिस पार्टी ने समाज के एक बेहद पिछड़े परिवार से निकालकर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जननायक का एक ओहदा हासिल किया हो, बेहद पिछड़े परिवार से आके, जिस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी जैसी बहन को, जो अनुसूचित जनजाति परिवार से आती है, जनजाति परिवार से निकाल के उनको इस देश का राष्ट्रपति बनाया हो, रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्तित्व को, जो कि एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति थे, उनको राष्ट्रपति बनाया हो, उन पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगाकर कोई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई किसी को बरगला नहीं पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि ये मुसलमानों के भीतर जाति की बात नहीं करते, केवल हिंदुओं के भीतर जाति की बात करते, और तब करते हैं जब योगी सरकार, देखिए आपकी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने फौरन कहा कि नहीं, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर निर्णय लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों ही सरकारें पिछड़ों के अधिकारों को लेकर और सभी वर्गों के, ये देश सबका है, ये हमारा आपका सुनील साजन सबका है, इसको इस तरह जातियों में बांट कर आप किसको कमजोर करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हमेशा कहा कि सबको भागीदारी मिलेगी, और जैसे निर्णय हाई कोर्ट से आया उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं होगा चुनाव जब तक आरक्षण की पूरी जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हो जाता। आप देखिए 24 घंटे के भीतर एक आयोग का गठन कर दिया गया, रिटायर्ड जो जज है उनको उसका चीफ बनाया गया, उसके बावजूद नफरत बोलना चाहते हैं। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, घर के भीतर क्या बातें करते हैं। घर के भीतर आप क्या बातें करते होंगे वो पूरा देश देख रहा है कि आपके नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। घर के बाहर और घर के भीतर कुछ नहीं होता। ये देश हमारा भी है, आपका भी है, सबका अधिकार है, सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई उत्तर प्रदेश की सरकार, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? उसके बावजूद आप झूठ बोले जा रहे हैं। कौन सी भर्तियों में किसको बाहर कर दिया गया, किसकी हैसियत है नौकरियों में बाहर करने की, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर करता है। बकायदे आरक्षण का जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। जो विपक्ष के हमारे साथी है वो नजर रखते हैं। किसकी हैसियत है, कौन किसका अधिकार छीन लेगा? न कोई यहाँ किसी आप कह रहे हैं कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। शलभमणि जी, ठीक है, ये देश सबका है, प्रदेश सबका है, सबको अधिकार मिलेगा।
धर्मवीर जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, चितरंजन जी भी हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कहां फूट डालने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी वोट बैंक में फूट डालने की कोशिश हो रही है? धर्मवीर जी, मैं सीधा सीधा बिना लाग लपेट के पूछूं तो क्या हिंदू वोट बटेगा तभी मोदी हटेगा, ये फॉर्मूला पर काम हो रहा है? नहीं, आप कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं? नहीं, वो शलभ मणि जी कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। कह रहे फूट डालने की कोशिश की जा रही है। मैं जाट समाज से आता हूं, पहले मैं जाट हूं, हिंदू बाद में हूं। मैं आपकी जानकारी के बता दूं और सलमणि त्रिपाठी जी के बता दूं। और ये कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जिनको ये मंदिर में नहीं घुसने देते उनकी बात कर रहे हैं, या 97 साल के जात पात की बात क्यों हो रही है? आपने कहा कि आप पहले जाट है फिर हिंदू। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। नहीं, लेकिन आपने जो जवाब शुरू किया मैं उस पर पूछ रहा था। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके शब्द नहीं बोल सकता, माफ करिएगा। बोलिए। 97 साल के आरएसएस के इतिहास में इनको कोई दलित ओबीसी नहीं मिला आरएसएस का चीफ बनाने के लिए? क्या ये कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जिस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सलभ मणि त्रिपाठी जी जो है ये मध्य प्रदेश में कहा, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार, और वही डिसीजन महाराष्ट्र में लागू हुआ, तो क्या आपकी सरकार कान में तेल डाल के सो रही थी? योगी जी बुलडोजर तो तुरंत भेज देते हैं मुसलमानों के यहां, लेकिन इस निर्णय को आपने नहीं पढ़ा। और जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया आपने कमजोर पैरवी की। और ये तो मैं आपको बता दूं विवेक जी कि हो सकता है कि ये बीजेपी ने ही अपना आदमी भेज करके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए यहां पर इंटरवाई हो। ठीक है, आपने बड़ी बड़ी बातें की, मुझे एक बात बताइए। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ओबीसी समाज को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है वो सभी जानते हैं। अब बताइए कौन सा आरक्षण खत्म हुआ है? कौन सा आरक्षण खत्म हुआ है? हाँ, जिस पर आप लोग बयानबाजी करें, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ है? मैं बता देता हूं आपको। 9 राज्यों में 2014 में। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, अभी जो फैसला आया। राज्यों की बात करो सर, आप अभी बात आरक्षण को खत्म किया धर्मवीर जी, अभी बात कीजिए अपना। उत्तर प्रदेश में कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? आरक्षण को खत्म किया बीजेपी ने। हाईकोर्ट का फैसला क्या है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी की, और यहां ओबीसी के खिलाफ कमजोर पैरवी की इन्होंने खत्म कराया है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये आरएसएस का षड्यंत्र है। मोहन भागवत जी का बयान पढ़िए बिहार चुनाव के संदर्भ में कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो शुरुआत है इनकी। अभी तो ये दलितों के आरक्षण पर जाएंगे। अरविंद वाजपेयी जी, इस देश का जागरूक धर्मवीर जी, एक सेकंड। ये ओबीसी के लोग, ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है। इस बीजेपी वाले इस गलत ठीक है, ठीक है धर्मवीर जी, नहीं होने देंगे। ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आपने इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। नेताओं को बता दीजिए। सिर्फ निकाय चुनाव की बात हो रही है। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, निकाय चुनाव की बात हो रही है। इसको ओवरऑल आरक्षण से ना जोड़ा जाए, पूरे व्यवस्था से ना जोड़ा जाए। बाकी मैं इसका जवाब शलभ मणि जी से लूंगा। मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, एक जो ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण ही खत्म हो रहा है, ये तो शलभ मणि जी भी कह रहे हैं और बाकी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये पूरी आरक्षण व्यवस्था की बात नहीं, सिर्फ निकाय चुनाव की बात है। तो फिर ये गुमराह करने की कोशिश क्यों? क्या ये 2024 के लिए एक प्री प्लानिंग है पूरे विपक्ष के लिए? देखो, ये विपक्ष तो कोई ना कोई मुद्दा उठाएगी, उसके पीछे क्या तथ्य है उसको गुमराह करके भी जनता को बताएगी, लेकिन जनता तो समझदार है। देखिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बिहार में भी सिमिलर सिचुएशन उत्पन्न हुई थी। धर्मवीर जी अभी बता रहे थे कि बिहार में हाईकोर्ट ने फैसला दिया और लेकिन वहां चुनाव हुए हैं, निकाय के चुनाव। बिहार हाईकोर्ट फैसले के बाद बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा इसकी जल्दी सुनवाई कर लो क्योंकि टाइम एक्सपायर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी नहीं करी और उसमें डेट लग गई 20 जनवरी, और बाकायदा 2 चरणों के चुनाव वहां हो चुके हैं पुराने सिस्टम के हिसाब से। तो अगर यूपी की याचिका जो आज फाइल की गई है, अगर मान लो कल को सुनवाई नहीं होती है तो भी यूपी में समय के तहत सुनवाई हो जाएगी और चुनाव हो जाएंगे। हाईकोर्ट बाद में सुनवाई करेगा क्योंकि इनकी बोनाफाइडी बड़ी क्लियर है, इन्होंने आयोग बना दिया और उसमें खाली सरकार का रोल नहीं होता, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को करना होता है। हमको सिर्फ ट्रिपल टेस्ट को लागू करना होता है जो कमीशन का काम है। अब ये पूरी राजनीति करे जाए तो कैसे चलेगा? मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके खिलाफ भी फैसला आया था, बिहार के खिलाफ भी फैसला आया, महाराष्ट्र के खिलाफ भी फैसला आया। और एक और जानकारी दे दूं संडले जी, ये 2006 में शुरुआत हुई थी। एम नागार्जुन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि आप क्वांटिफाइबल डाटा बनाइए। भिन्न भिन्न सरकारों ने नहीं किया काम, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। लेकिन उसके बावजूद भी न तो कोई रिजर्वेशन टच कर सकता है, न कोई करना चाहता है, न बीजेपी की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने जो अधिकार दिया है दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ी जातियों को, उसको कोई छूने नहीं जा रहा। किसकी हिम्मत है? कौन छुएगा? देखिए, हम लोग भी बैठे हैं और बीजेपी का बड़ा साफ है,
दलितों को भी साथ लेना है, ओबीसी को, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है। और जिसका जितना हक बनता है वो बाकायदा छेड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं छेड़ा जा सकता। लेकिन ये गुमराह करने से नुकसान किसका है? गुमराह करने से नुकसान इसका ही है। बिहार में भी चुनाव हो गए, यहाँ भी चुनाव हो जाएंगे और रिजर्वेशन भी मिलेगा। जो 27% का रिजर्वेशन मिलता रहा है वो आगे भी मिला। कल योगी जी। आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आ गया, और खाली स्टेटमेंट नहीं, आयोग भी गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। तो और क्या चाहते हैं? अगर कोर्ट को तो सबको मानना पड़ेगा ना। कोर्ट का फैसला अगर जाने अनजाने में थोड़ा सा गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसको ठीक कर देगा। इसको गुमराह क्या करना है? इसको इश्यू क्या बनाना है कि आरक्षण के खिलाफ ठीक है, ये इशू है 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने, 24 में आम चुनाव होने, इसलिए इशू है। चितरंजन जी हमारे साथ हैं। चितरंजन जी, मोदी खुद कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा जब तक जान है, जब तक जिंदगी है। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद भी अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो साफ है कि इसके पीछे जो मोटिव है वो पॉलिटिकल है। देखिए विवेक जी, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है, यह जो है सो करने की बात नहीं है। आप पिछले उनके जितने भी बयान आप देखिएगा, जो बातें उन्होंने कही है ठीक उसके उल्टा उनका कदम रहा है। इसलिए कोई एक दो उदाहरण नहीं है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन स्पष्ट रूप से आरएसएस का जो मूल सिद्धांत है, आरएसएस के नेता और भाजपा के भी नेता लगातार बोलते रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसका बोलने का मतलब क्या था? आरएसएस का जो सबसे जो उनका मूल ग्रंथ है, जिसके आधार पर उनका आइडियोलॉजी है, बंच ऑफ थॉट, उसमें उन्होंने सीधे कहा है कि साहब जो है सो आरक्षण समाप्त होनी चाहिए। बिहार की चर्चा अभी साथी कर रहे थे, बिहार में भी जिस ढंग से जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद जो है सो भाजपा के सह पर, भाजपा के प्रोत्साहन पर उसको जो है सो कोर्ट में लेकर चला गया, लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर चला गया और डिस्टर्ब करने का काफी प्रयास हुआ कि चुनाव नहीं हो। इसलिए कि चूंकि यहाँ की सरकार, महागठबंधन की सरकार कृत संकल्पित थी कि चुनाव होगा और आरक्षण लागू होगा, और इसीलिए उसमें बार बार अरंगा लगाने का प्रयास किया गया। अब यह साथी बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल। अरे यह तो इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा रहा है, बांटो राज करो। जब वोट लेना होता है तो सब जो है सो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, सभी जो है सो बन जाते हैं हिंदू। लेकिन जब हक देने की बात होती है तो उसके बाद जो है सो हिंदू कहाँ खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो यह तो काम यह करता है, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन भाषा पर जो है सो अलग करते हैं, वेशभूषा पर अलग करते हैं, रंग पर विभेद करते हैं। तो इनकी बोल कथनी और करनी में जमीन आकाश का अंतर है। आपने देखा होगा, आज की बात नहीं है, जब मंडल आयोग की अनुशंसा लागू किया गया था तो इन लोगों ने कमंडल लेकर जो है सो यात्रा निकाली थी। इसलिए आरक्षण का विरोध भाजपा का कोई छुपा हुआ बात नहीं है। बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए मुझे चितरंजन जी, इसका जवाब शलभमणि जी दे देंगे। मैं जो सवाल हर प्रवक्ता से यहाँ पूछ रहा हूँ, शलभमणि जी आपके सवालों का बेहतर जवाब देंगे, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कि निकाय चुनाव में आरक्षण को खत्म करने का फैसला बीजेपी का तो नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि तुरंत चुनाव कराइए, और इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट भी गई। तो मैं ये कह रहा हूं, इसको पूरी आरक्षण व्यवस्था के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो सरासर झूठ बोलना हुआ ना, ये गुमराह करने वाली बात हुई। मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं विवेक जी, देखिए जो यह निकाय का चुनाव जो है, यह एक बहुत गवर्निंग बॉडी है, यह जो है सो लोकल स्थानीय प्रशासन है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में किया गया है उसका मूल यही है। अब सामाजिक स्तर पर उसको जो है सो उन्नयन के लिए, उनके जो है सो समाज में एक रूपता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए हैं। तो आप तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं उनके हक को छीनने का। तो यह तो शुरुआत होगी, इसके बाद में फिर नौकरी में हर जगह आप, ठीक है, मैं शलभमणि जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शुरुआत हो गई है इसको छीनने का, और ये मुझे लगता है कि 24 की चिंता ज्यादा है विपक्ष के नेताओं को, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बाकी शलभमणि जी जवाब देंगे। शलभमणि जी ये कह रहे हैं शुरुआत हो गई है, अभी ओबीसी का छीना, फिर दलितों का छीनेंगे, फिर बाकी कास्ट भी, एसटी एससी भी उसमें आएंगे, फिर अलग अलग ट्राइब और कास्ट उसमें आएंगे। नहीं देखिए विवेक जी, चितरंजन जी कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। कब आरएसएस के किस व्यक्ति ने कहा, कब किस आरएसएस के ग्रंथ को ये पढ़ के चले आए हैं। इस झूठ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो बिहार को भी फटकार लगी थी, महाराष्ट्र को भी फटकार लगी थी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार में भी वही निकल आया। और जिस रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव की घोषणा की गई थी, वो रैपिड सर्वे समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार में हुआ था। आपके इस झूठ से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आपके दलों में क्योंकि रिजर्वेशन किसको है, एक परिवार को रिजर्वेशन है। आप तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के ऊपर नहीं उठ सकते। आपके परिवार उनके आगे किसी को अधिकार नहीं मिल सकता। आप क्या पिछड़ों की बात करेंगे? आपके यहाँ तो पद आरक्षित है। कोई कितना भी पिछड़ी जात से क्यों ना आता हो, कोई कितना भी काबिल वाला क्यों ना हो, कोई कितना भी संघर्षशील क्यों ना हो, लेकिन जो मलाई काटेंगे वो तेज प्रताप यादव काटेंगे, मलाई काटेंगे तेजस्वी यादव काटेंगे, चाहे उनके अंदर काबिलियत हो ना काबिलियत हो। तेज प्रताप को मंत्रालय चलाना आता हो ना आना चाहता हो, लेकिन आप जैसे नेताओं के सर पर तेज प्रताप यादव राज करेंगे, तेजस्वी यादव राज करेंगे, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है। आप तो सबकी मलाई काट के रखे हुए हैं, सारे पिछड़ों का हक मार के रखा हुआ है, एक परिवार को सबके ऊपर रखा हुआ है, तो आपको जरूर तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एकदम संकल्पित है, मोदी जी संकल्पित है, और इसीलिए आपको तड़फड़ाहट हो रही है। आपकी घबराहट का कारण क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन आज इस देश की राष्ट्रपति है, जो जनजाति समाज से आती है। पिछड़े परिवार से आने वाले मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन आप में तो परिवारवाद है। आप क्या तेज प्रताप यादव से काबिल कोई नहीं है, आप क्या तेजस्वी यादव से काबिल कोई नहीं है। आप क्या बैठ के ज्ञान देंगे? सारी पिछड़ी जातियों का अधिकार मार लिया, सारी पिछड़ी जातियों का अधिकार मार के एक परिवार के अंदर रख लिया, चाहे वो मीसा यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी यादव हो। ये मतलब शैलेंद्र जी आप कह रहे हैं कि जो परिवार के विकास, जो सिर्फ परिवार के विकास की सोचता है, वो देश के और दलितों के विकास की बात कैसे करेगा? सुनील सिंह जी आप इसका भी जवाब दीजिएगा और मैं इसका जवाब धर्मवीर जी से लूंगा। लेकिन मैं आ रहा हूं चितरंजन जी, मैं आ रहा हूं। सुनील सिंह जी एक ट्वीट किया बीएसपी सुप्रीमो ने। एक सेकंड चितरंजन जी, एक सेकंड। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सपा सरकार ने भी अति पिछड़ों का हक नहीं दिया, एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया और इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया और इसे पास नहीं होने दिया। आप कौन से एससी एसटी के हितैषी थे? ये तो बीएसपी सुप्रीमो आपके ऊपर आरोप लगा रही कि आपने कभी एससी एसटी दलितों की चिंता नहीं की। और वो भी कहिएगा कि जो उस पर भी जवाब दीजिएगा कि जो परिवार की भलाई की सोचेगा वो देश की भला कैसे करेगा। ठीक बात, हम सबका जवाब देंगे विवेक जी, बस हमें समय दे दीजिए। जहां तक सवाल बहन जी का है और जिस उसका कागज फाड़ने की बात वो कर रही हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी गलती मानी है और वो समाजवादी पार्टी से गलती हो गई थी, ये बात कई बार हमारे नेताओं ने मान लिया है। अच्छा, एक सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि कौन आरक्षण खत्म कर रहा है। देखिए, आरक्षण खत्म करने की सोच रहा है विवेक जी, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ कि पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म कर दे। सोच तो सकता है, खत्म करने की कुवत किसी में नहीं है, इस गलतफहमी में कोई न रहे। एक दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में खत्म हो रहा, पूरा नहीं है। ये तो आप वही बात कह रहे हैं कि भाई घर का एक पिलर गिर रहा है, जब पूरा घर गिर जाएगा तब मानेंगे। सुनील जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, तब का इंतजार कर रहे हैं। सुनील जी आपको एक लाइन करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो रहा है, मैंने कहा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने अपील किया। मैंने कहा आदेश आया है, मैंने ये नहीं कहा कोई खत्म कर रहा है, मैंने कहा आदेश आया है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ नहीं जी, नहीं, खत्म तो कोई कर ही नहीं सकता, वो मैंने कह दिया कि सोच सकता है, उम्मीद कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। एक बात सलम मणि त्रिपाठी जी ने कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े समाज से निकल के आए। अच्छी बात है कि पिछड़े समाज से माननीय प्रधानमंत्री जी निकल के आए और पूरे देश के पिछड़ों ने उनको प्रधानमंत्री भी बनाया। लेकिन क्या 8 सालों में पिछड़ों के लिए कोई बड़ा फैसला हुआ कि पिछड़ा भी महसूस करे कि हमारा प्रधानमंत्री है? पिछड़ा और दलित ये महसूस कर रहा है कि आरएसएस का प्रधानमंत्री है, आरएसएस की नीतियों को लागू कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने हमको ताकत दी थी, वो ताकत तो कहीं नहीं दर्शा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भाई हम पिछड़े और दलितों को हक दिला रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मंशा को समझिए और यह देश समझ रहा है। आप इसको चुनाव से मत जोड़िए। आरक्षण चुनावी मुद्दा नहीं है, यह पहला आप क्लियर कर लीजिए कि 23 में चुनाव है कि 24 में चुनाव है कि 27 में चुनाव होगा, चुनाव से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं। हम पूरे ओबीसी एससी की बात कर रहे हैं। 23 और 24 में चुनाव है तभी तो इतना तनाव है क्या चुनाव में? मैं कह रहा हूं 23 और 24 में चुनाव है तभी तो इतना तनाव है। भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल एंकर की भाषा नहीं है। आप लोगों के पास सीधा एलिगेशन है, आप याद आप लोगों के पास सीधा एलिगेशन। मंडल और कमंडल का समय याद करिए।
जब मंडल आप और लोग कमंडल की लड़ाई थी जी। तब का समय याद करिए। जो लोग आत्महत्या कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हम पिछड़े और दलितों को हक और सम्मान देने जा रहे हैं। हम देखो, पिछड़ा दलित अब गुमराह होने वाला नहीं है। ठीक है, शलभ मणि जी इस पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप जो को अब गुमराह किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को भी, मैं जितने भी विपक्ष के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, जो नेता यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, अब इससे भी आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि एंकर बीजेपी की भाषा बोल रहा है। आप लोग भी इसमें थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए और मैच्योरिटी लाइए। जी, शलभ मणि जी जवाब देंगे। देखिए वो तो क्या ना, मैं बराबर सवाल शलभ मणि जी से भी ले रहा हूं कि आपने आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है, एलिगेशन लगा, आप जवाब दीजिए। आपने ठीक है, सुनील सिंह जी, ये नहीं कहा 23 और 24 का चुनाव है, इसलिए तनाव है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष को तनाव तो है, चुनाव लड़ना है ना, कि नहीं लड़ना है? नहीं, शलभ मणि जी। हाँ, नहीं, क्यों नहीं लड़ना है? लड़ना भी है और आरक्षण छीनने वालों को हराना भी है। जी, मैं बताना चाहूंगा मोदी जी ने क्या किया। अब सुन लीजिए सुनील भाई सुन लीजिए। कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। जरा जिनके साथ में आप सरकार चला रहे थे, यूपीए की सरकार, उनका डेटा देखिएगा और मोदी सरकार का डेटा देखिएगा। 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, 20 मंत्री एससी एसटी समाज से हैं, 11 बहनें हमारी मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 60% के आसपास प्रतिनिधित्व मिला है इन सारे समाजों को मिलकर। आप अगर देखेंगे तो ओबीसी समाज के लिए अभी कमीशन का गठन किया गया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को अधिकार दिया कि आप ओबीसी समाज में किसी ऐसे वर्ग को जोड़ना चाहते हैं जो वर्ग छूटा हुआ है, आप उसको जोड़ सकते हैं। अभी पार्लियामेंट से पास किया। इस देश की राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद जी बैठे, इस देश में राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जिनके साथ सरकार चलाते रहे, जरा उनकी हकीकत देखिएगा कि उन्होंने कितना आपको कितनी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन ये सरकार सबकी है। आप कहते हैं आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। अगर आज जो है सबको गरीब आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, सबको मुफ्त शौचालय मिल रहा है, सबको अनाज मिल रहा है, सबको आयुष्मान की योजना मिल रही है, कौन सा समाज लेके आता है सुनील भाई? जरा आप मुझे बताइएगा, सबसे ज्यादा गरीब परिवार के लोग कौन से समाज के होते हैं? आज आयुष्मान योजना के जरिए अगर ठीक है, शलभ मणि जी, आप कह रहे हैं कि सरकार में सबकी भागीदारी है और सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने के फैसले पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी पर डिबेट करें। धर्मवीर जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। धर्मवीर जी, बीजेपी कह रही कि उनकी सरकार में सबकी भागीदारी है और वो सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं, इसलिए बराबर की भागीदारी भी दी गई है। तो फिर इसमें आरक्षण खत्म करने वाली बात कहां से उठ रही है? गलत विवेक जी। अभी ये सलभ भाई बोल रहे थे और ये साजन भाई जो बोल रहे थे, मैं इनकी जो अंतरात्मा उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा था। कैसे ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सलभ भाई बता दें कि 70 साल में पहली बार जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है इस भारत सरकार में। ये किसके कारण नहीं है? मोदी जी के कारण नहीं है। ये बता दें मुझे सलभ भाई कि इन्होंने जो है जाटों के आरक्षण को कैसे खत्म करवाया, ये बता दें मुझे। और सलभ भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेस्टिंग डाली आपने कि इसका क्या प्रतिक्रिया होगी ओबीसी समाज में। ये तो अभी पहली सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सलभ भाई, आप कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने इस आरक्षण को खत्म करने की सोची भी तो सत्ता से बेदखल हो जाओगे। जैसे आज कांग्रेस मारी मारी घूम रही है, वैसे मारे मारे घूमोगे। अब मैं आता हूं जरा साजन भाई की बात पर। बीएसपी की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। देखिए साजन भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपने कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं धर्मवीर भाई, लेकिन मुझे बताइए बीएसपी की हालत भी बहुत ठीक नहीं है। फाड़ के फेंका था, वो दुनिया ने देखा था। बाबा साहब के नाम से जो छुट्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार ने आकर के उसे बंद कर दिया था। दलितों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर जो जिले के नाम रंजी ने बनाए थे, उन जिलों के नाम आपने बदल दिए। तो ये जो आपका चाल चरित्र चेहरा है, राम सिंह यादव बिजनौर के व्यक्ति ने जाटों के 9 राज्यों के आरक्षण में पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, उसको यादव महासभा ने फंडिंग की थी ना। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती है तो वहां किसी कुर्मी, किसी नाई, किसी जाट, किसी प्रजापति, किसी गुजर का नंबर नहीं आता है। ठीक है, यादव महासभा में सारे यादव कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, और ये अरविंद वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। ठीक है अरविंद जी। हम तो सिर्फ एक बात ये कह रहे हैं कि धर्मवीर जी, SC ST एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, जो आपकी मायावती बहन ने बनाया था, किसने बचाया था उसको डाइल्यूट करने से? इसी सरकार ने बचाया था। आप जिनकी पूंछ पकड़ के चल रहे थे ना बिहार में,
उन्होंने ही आपको डुबा दिया, लेकिन अभी आप पूछ छोड़ नहीं रहे हो। वाजपेयी साहब, ठीक है, सुन लेते हैं, अरविंद जी को सुन लेते हैं। चिराग पासवान जी की हालत को समझ लीजिए, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। जी, एक सेकंड, ज्यादा कसीदे बीजेपी के ना बनाएं, सुन लेते हैं डिबेट में बैठ करके। वैसे आप हमारे बड़े भाई हैं। धर्मेंद्र जी सुन लेते हैं, अरविंद जी को सुन लेते हैं। अरविंद जी बोलिए। और इस सरकार ने SC/ST का कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था। इस सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला और वही पुराना लागू किया। तो ये आप कैसे कह दोगे कि ये सरकार OBC के आरक्षण की खत्म करने की सोच रही है? कहां से सोच लेगी और क्यों सोचेगी? सबका साथ सबका विकास का जिसका स्लोगन है उसको लागू करने के चक्कर में तो सबको रखना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के लोग इस देश के नागरिक नहीं है। बता दें कितने सांसद, कितने मंत्री हैं भारत सरकार में बीजेपी के? बता दीजिए आप मुझे। आप पैरोकार बन रहे ना बीजेपी के, आप बता दीजिए। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ये 22 करोड़ 23 करोड़ लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सुन लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ी साफ है कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट की टेक्निकलिटी। क्या नीतीश बाबू OBC का आरक्षण खत्म करना चाहते थे बिहार में? क्या आंसर है नहीं, वो भी नहीं करना चाहते थे। ये कोर्ट का पेचीदा मामला है। अब चुनाव हो गए बिहार में भी, यहां भी चुनाव हो जाएंगे और रिजर्वेशन के साथ होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कल को करे या ना करे। वो रास्ता नीतीश कुमार ने बिहार में खोल दिया है। कोई ऑर्डर नहीं मिला उनको, कोई स्टे नहीं हुआ, लेकिन रिजर्वेशन के साथ चुनाव कर रहे हैं, तो ये योगी जी करेंगे। तो ये भूल जाइए। देखिए, अगर सबसे बड़े योद्धा हैं 2014 से मोदी जी, सारी जात बात में नहीं कर रहे वो राजनीति, बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कह रहे ये आउटडेटेड हो गई, हम नहीं इंटरेस्टेड है, हम तो सबका विकास करेंगे। क्या किसी भी जात का है, किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है, वो इन चक्करों में पड़ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन उसमें क्यों जाएंगे? ये बड़ा उनका नियत साफ है। इसलिए निश्चिंत रहिए, ये लॉ की टेक्निकलिटीज का मामला है और उसकी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। सभी लोग जिस तरह से रिजर्वेशन मिलती है, चाहे वो निकाय के चुनाव में है, चाहे वो सरकारी नौकरी में, बल्कि हम लोगों ने तो डिमांड करी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करे, और ये सरकार उसको सोच रही है सीरियस तरीके से। तो हम तो उससे आगे जाने की बात कर रहे हैं, आपके पीछे की गलत सोच रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हैरत की बात अरविंद जी ये होती है कि सारे के सारे विपक्षी पार्टियों की लाइन एक जैसे कैसे हो सकती है? सुनील सिंह जी इस पर जवाब देंगे। सुनील सिंह जी, आप कहते हैं इसका चुनाव से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सारी विपक्षी पार्टियों की लाइन एक जैसे कैसे हो सकती है? सभी विपक्षी पार्टियां एक ही डाल पर बैठकर एक ही लाइन कैसे बोल सकती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब जो चीज संविधान में आपको मिली है, अगर वो चीज छीनी जा रही हो तो सिर्फ विपक्ष नहीं, हम तो चाहते हैं कि यही आवाज और यही बात सरकार की भी होनी चाहिए थी। यही आवाज और यही बात आपकी भी होनी चाहिए थी। संविधान बचाने की सिर्फ जिम्मेदारी पिछड़े और दलितों की नहीं है, सरकार की भी है और मीडिया की भी है। भाई हम अगर सरकार से परेशान होंगे तो कहां जाएंगे? आपके पास आएंगे, अपनी बात रखनी होगी, सरकार तक पहुंचानी होगी, तो आपका माध्यम ढूंढेंगे। और अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे या आप भी सरकार जैसी बात करने लगेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? हम तो आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष होकर के बात करिए। अगर कहीं कुछ छीना जा रहा तो आप कहिए, आप ये कहिए ना, आप सलम मणि जी से पूछिए कि आपकी सरकार ने लचर पैरवी कैसे की, आपकी सरकार के अधिकारियों ने कैसे माननीय न्यायालय के सामने लचर पैरवी की कि माननीय न्यायालय को यह फैसला करना पड़ा, और आपकी थू-थू हुई, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ठीक है सुनील जी, मेरा बस इतना कहना, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा। आपने कहा कि आप मीडिया से मदद लेंगे, मीडिया को भी सवाल पूछना चाहिए। अगर हमें आप जैसा कि कह रहे हैं ऐसा कुछ करना होता तो मैं शलभ मणि जी को बिठाता, अरविंद वाजपेयी जी को बिठाता और जो सरकार का गाना है वो चलाता और उसके बाद शो कंप्लीट कर लेता। मैंने आपको भी बुलाया, मैंने धर्मवीर जी को भी बुलाया, मैंने आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन जी को भी बुलाया, मैंने सबको बुलाया और सबको बुलाकर हमने सबकी राय यहां पर लेने की कोशिश की। इसलिए जो आपका आरोप है वो निराधार है, मैं साफ कर देना चाहता हूं। इसलिए आप अपने आरोपों पर दोबारा विचार करें। आपका जो सवाल है आप सरकार से पूछिए। आप चूंकि विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी सरकार से सवाल पूछना और हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी पूछते हैं, आप भी पूछिए। अजब हमारी सुन लेंगे 1 मिनट के लिए विवेक जी? बिल्कुल। हमने केवल यह कहा कि हमें आप पे भरोसा है कि आप जब कहीं अन्याय होगा, किसी का कुछ छीना जाएगा, तो मीडिया से हमें उम्मीद यह है कि मीडिया उन कमजोर तबके की आवाज बनेगी। किसी का अगर कुछ छीना जा रहा है तो सरकार से सवाल पूछेगी। ठीक है, मेरी राय सर आपके लिए, मेरी राय सर आपके लिए ये है, आपको ये क्यों लग रहा है? मेरी राय आपके लिए ये है कि आप भी
अपनी विपक्ष होने की जिम्मेदारी तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आप इस जगह पर गलत हैं, जिसमें हम आपका साथ देते हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। और आपका जो सवाल है आप शलभ मणि जी से पूछिए, चूंकि डिबेट उस तरफ नहीं जा रहा है तो हम लोग अपनी डिबेट पर रहते हैं। जी सुनील जी। जी जी, देखिए हम तो शलभ भाई से केवल एक चीज पूछेंगे। शलभ मणि जी, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, और आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकार रहे हैं। अब तो आप एक पक्ष की बात करने लगे हैं। हम केवल आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने माननीय न्यायालय के सामने लचर पैरवी क्यों की, जब सरकार जानती थी कि मध्य प्रदेश का एक मामला है जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया या आदेश किया है, अंततः आपको वही मानना पड़ेगा। तो आपने पहले आयोग क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं सर्वे किया, क्यों आप इस प्रयास में थे कि किसी तरीके से न्यायालय की आड़ में हम पिछड़ों का आरक्षण छीन लें? हम केवल इतना जानना चाहते हैं। शलभ मणि जी। सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और हम तो देखिए, आपने जिस आधार पर चुनाव कराए थे, हमसे पहले आपकी सरकार थी, आपने रैपिड सर्वे पे चुनाव कराए, हम भी रैपिड सर्वे के साथ कोर्ट के सामने गए कि साहब रैपिड सर्वे पे चुनाव होते रहे, हम रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव करा ले जाएंगे। कोर्ट हमारी बात से सहमत नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे। और जैसे ही कोर्ट सहमत नहीं हुए, तत्काल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि ठीक है चुनाव भले नहीं होगा पर आरक्षण की प्रक्रिया पहले पालन होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आज देखिए विवेक जी ने बता दिया सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अब जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं सरकार तो खुद ही बड़ी प्रोएक्टिव है इस पूरे विषय को लेकर, आरक्षण को लेकर, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देना है, सबको भागीदारी मिलनी है, तो आप नाहक की राजनीति क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? मैं धर्मवीर जी को सुन रहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं धर्मवीर जी, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, पर मेरे लिए मैं पहले भारतीय हूं, मैं पहले भारत का नागरिक हूं, उसके बाद मैं हिंदू और ब्राह्मण और कोई और हो सकता हूं। लेकिन आपकी सोच, आपको मुबारक, क्योंकि आपकी सोच कौन सी थी कि आपकी नेता गले में सोने की नोट की माला पहनती थी और गरीब जो है उसको शौचालय नहीं मिलता था, गरीब को राशन नहीं मिलता था, किसान खुदकुशी करते थे, और आप जो है आप नोट की माला पहन के राजनीति करते थे। आज अगर मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का काम हो रहा है, आज अगर मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हो रही है, आज अगर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हर गरीब को उसका अधिकार मिल रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। धर्मवीर जी मैं जवाब लूंगा, ठीक है धर्मवीर जी जवाब लूंगा। इस देश के उपराष्ट्रपति कौन है? इस देश के उपराष्ट्रपति कौन है जरा बताइए। और आप पूछते हैं जाट समाज को क्या दिया, तो आप ये लाख नफरत झोंक लीजिए, इस नफरत से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पिछड़ों को भी पता है, दलितों को भी पता है कि आज इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति समाज से आने वाली बहन है। आज पिछड़ों को भी अधिकार मिल रहा है, अगड़ों को भी अधिकार मिल रहा है, दलितों को भी अधिकार मिल रहा है। आप जहर नहीं बो पाएंगे, आपको बहुत तकलीफ होती है बुलडोजर को लेकर। आप कहते हैं मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, आप जरा बताइए जो इस प्रदेश में काम हुआ है, प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या कोई जाति धर्म देखकर हुई है? क्या किसी का धर्म देखकर कार्रवाई की गई है? धनंजय सिंह क्या भी भिजवा दीजिए, राजा भैया क्या भी भिजवा दीजिए बुलडोजर। मुसलमानों के घर पर धुले हुए नहीं है, अपराधियों के दरवाजे पर जाते हुए बुलडोजर आपको तकलीफ देते हैं, मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर जाते हुए बुलडोजर आपको तकलीफ देते हैं, अतीक अहमद के दरवाजे पर जाते हुए। ठीक है धर्मवीर जी, अब ठीक है, अब इस लाइन पर ठीक है शलभ मणि जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल, ठीक है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण के नाम पर जहर घोलने की कोशिश की जा रही है समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में। धर्मवीर जी, माहौल कौन खराब कर रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर हम आरक्षण के नाम पर बात करें, या फिर चारों तरफ ये बात जो फैलाई जा रही है आरक्षण खत्म हो रहा है, क्या ये जहर डालने की कोशिश की जा रही है कि जो वोट बैंक है या फिर इस पे जो विपक्ष की राजनीति इसे और मजबूत हो जाए? देखिए विवेक जी, आपको जहर के लिए बीजेपी के चरित्र को, चाल को और चेहरे को पढ़ना पड़ेगा। ये बीजेपी कह रही है आप लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी का, ये शलभ मणि जी का सीधा आरोप है, भी आपने सुना होगा। अब मैं आपसे भी डिबेट करूं और शलभ मणि से भी करूं, दोनों से करूं एक साथ। मैंने कहा कि आपने सुना होगा, वो एलिगेशन उनका है, अब आप मुझे बोलने दीजिए ना। जी बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, जब आपने मुझे यहां बुलाया। तो ये बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो मुस्लिम लीग के साथ में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अडवाणी जी जो है वहां पर जाते हैं, मजार पर जो है वो फूल चढ़ा के आते हैं। मोदी जी जो है बीच में हवाई जहाज से उतर करके शॉल भेंट करते हैं, और यहां पर बुलडोजर खेलते हैं।
यहां पर जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते हैं, एक सांसद को भी लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है मुस्लिम समाज को लेकर के। और आज उत्तर प्रदेश के थाने से लेकर के और एसपी, डीआईजी और आईजी तक के आप और डीएम के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक ही बिरादरी के 65% लोग मिलेंगे। ये आरटीआई का जवाब नूतन ठाकुर ने लिया था, मैंने नहीं लिया। इसमें सरकार ये कह रही है, तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये जो है 1 साल तक 700 किसानों को बॉर्डर पर मरवा देते हैं और फिर मोदी जी कहते हैं बाद में मेरी तपस्या में कोई गलती रह गई थी, मैं ये काले कानून वापस लेता हूं। तो 1 साल तक इनको क्यों बैठा के रखा था किसानों को? ये इनका चाल चरित्र है। और आज ओबीसी समाज का वोट लेकर के ये उसको ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये ठगाई चलने वाली नहीं है। आज राहुल गांधी यात्रा चितरंजन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सलम मणि जी दोबारा कह रहा हूं, आपके भी वो दिन आने वाले हैं। देश की जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन आपके बुरे दिन जरूर आने वाले हैं। चितरंजन जी मिल रही कि नहीं मिल रही? शलम मणि जी एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। मिल रही कि नहीं मिल रही आजकल? ठीक है शलम मणि जी मैं आ रहा हूं। चितरंजन जी ये विपक्ष की पूरी तैयारी मुझे 24 को लेकर ही लग रही है। हालांकि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है कोर्ट के फैसले की दलील देकर कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एकमात्र विपक्ष के पास एक यही फॉर्मूला रह गया है? नहीं विवेक जी, चुनाव से इसको कोई मतलब नहीं है। या तो भाजपा है जो हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ती है और चुनाव ही उसका मुख्य ध्येय रहता है, उसी लाइन पर केवल एक्शन में रहती है वो। यह चूंकि एक मौलिक समस्या है जिसको संविधान में जो अधिकार दिया गया है, समाज के जो सबसे उपेक्षित वर्ग हैं, जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का, इसलिए इसको चुनाव से जोड़ने का कोई सवाल नहीं है कि यहाँ कोई इसका चुनावी मुद्दा है। यह तो जो है सो संवैधानिक जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं संवैधानिक मुद्दा है और ये हक छीनने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आवाज उठाई जा रही है। अरविंद जी से इससे जवाब ले लेता हूं। अरविंद वाजपेयी जी, हम ये सुनील साजन सिंह ने एक अभी बात कही कि इस सरकार के ऊपर जो आरोप है वो ये है कि लचर पैरवी की कोर्ट में। तो इसका जवाब तो मैं दे सकता हूं बड़ा सीधा सा कि 2006 में जब पहला फैसला आया है नागराजन का, सुप्रीम कोर्ट में जब केस था, तो सरकार कांग्रेस की थी, तो क्या उन्होंने भी लचर पैरवी की? या नीतीश बाबू की सरकार ने भी लचर पैरवी की? ये कोई आरोप चलने वाले हैं क्या? कोई नहीं रिजर्वेशन को, आपने खुद ही कहा कि कोई नहीं छुएगा और सोचेगा भी नहीं। ये भी आप दिमाग से निकाल दो, कोई रिजर्वेशन को टच करने की सोचेगा। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सवाल है कि ओबीसी की रिजर्वेशन निकाय में, उसमें यूपी गवर्नमेंट की हर मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है। हर चीफ मिनिस्टर ने खुद कह दिया, उनके जो एफर्ट्स है, प्रयास है, वो भी सामने दिख रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि यूपी में जो निकाय चुनाव के लिए मारामारी की बात करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि ये अभी माना इन्होंने आरजेडी वालों ने, सरदारी का क्या, और ये राज्यों का विषय है। राज्यों को आयोग गठित करना है, राज्यों को ट्रिपल टेस्ट लागू करना है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। आई एम सॉरी, ये भी क्लियर कर लें। तो इसलिए आरक्षण को घोलमेल करके देश की जनता को गुमराह करके उकसाने का काम कर रहे हैं। उसके पीछे नियत साफ है कि 2024 में ऐसा माहौल बनाए, चाहे किसी तरीके से बने या ना बने। प्रयास तो जारी है इन लोगों के, एकता इनकी होती नहीं। विपक्ष की एकता के नाम पे कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी देखिए धर्मवीर जी ने क्या स्टेटमेंट दी सपा के खिलाफ, सपा ने क्या दी उनके खिलाफ। तो कैसे? और मोदी जी की विजन का क्या है? बार बार जनता मोहर लगा रही है कि नहीं लगा रही? तो उनके कामों में मोहर लगा रही है, उनके विकास में मोहर। आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण बहाना है, 24 निशाना है। बिल्कुल सही है, यही है लब्बो लबाब हमारा यही कहना है। लेकिन उस निशाने में निशाना लगने वाला नहीं है किसी सूरत से, क्योंकि विकास की सुनील सिंह जी, निशाना लग रहा नहीं लग रहा। धर्मवीर जी एक सेकंड, चिराग पासवान जी के पार्टी के 2 फाड़। सुनील जी, अरविंद जी कह रहे हैं कि आरक्षण बहाना है, 24 निशाना है। नहीं, देखिए विवेक जी, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कई बार मैंने कहा कि आरक्षण को चुनाव से मत जोड़िए। चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, जब चुनाव आएगा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहां आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो बात आरएसएस के प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण पर पुनः विचार होना चाहिए, बिहार में जाकर के बोले, आखिर पुनः विचार क्यों होना चाहिए? आप आरएसएस का क्या किसी बड़े नेता ने कहा कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण मिल जाना चाहिए, उतना हक मिल जाना चाहिए? ये बात क्या सलम मणि जी कहेंगे
यह बात क्या वकील साहब जो पैरवी कर रहे हैं लगातार, ये बीजेपी की, क्या ये बात कहेंगे कि जाति जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है, छोड़ दीजिए, आप कहते हैं कि भाई ये परिवार के लोग ज्यादा ले गए, आप क्यों देना चाहते हैं यादवों को ज्यादा? आप गिनती कर लो, जितने हैं उतना दे दो, जितने आप उतने आप ले लो। सवाल यह है कि कम आबादी के लोग ज्यादा फायदा पा रहे हैं, ज्यादा आबादी के लोग, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। यही तो लड़ाई है। यहां चुनाव कहां आ गया? इसका कोई जवाब दे दे हमको। चलो मनीष जी, जवाब लेता हूं, कुछ कहना चाह रहे थे आपको। इसी आपके कार्यक्रम में कह दें कि हम जाति जनगणना कराने को तैयार हैं। ठीक है, चलो मनीष जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चलो मनीष जी, हाँ, मुझे लगता है सुनील भाई समाजवादी पार्टी और आरजेडी की बात कर रहे हैं कि जो ज्यादा जातियों वाले लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा, जो कम जातियों वाले लोग हैं वही मुखिया की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और उठाकर पूरा प्रमाण देख लीजिए कि दोनों ही पार्टियों की स्थिति क्या है। चुनाव लड़ना होता है तो कोई परिवार का व्यक्ति आता है, मलाईदार पोस्ट देनी होती है परिवार का व्यक्ति आगे आता है, जितने लाल बत्ती देनी होती है कोई परिवार का व्यक्ति आना होता है। शलमणि जी, वो कह रहे हैं जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, आप परिवारवाद पर जा रहे हैं। ये आजमगढ़ चुनाव लड़ाएंगे तो वहां से भी परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी यादव को ही अधिकार मिलेगा, तेज प्रताप यादव को ही मलाई काटने का अधिकार मिलेगा। शलमणि जी वो कह रहे हैं कि ठीक से पैरवी नहीं हुई, एक कुनबे के बाहर यही कारण है। शलमणि जी वो कह रहे हैं ठीक से पैरवी नहीं हुई, इसलिए फैसला आया। देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि बाकी पिछड़ी जातियों का अधिकार क्या दिया आपने बाकी पिछड़ी जातियों को कितने हाशिए पर रखा वो आपने देख लिया। रटा रटाया जवाब नहीं, रटा रटाया नहीं, केवल एक जाति को छोड़कर सही सवाल का सही जवाब। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगी और जातीय जनगणना बनाने में उसी अनुपात में सबको आरक्षण देगी? ठीक है, माफ कीजिएगा मुझे सुनील जी और शलमणि जी, मेरे पास वक्त सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और हमारे डिबेट में हमारे साथ जुड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।